हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि मेम्ब्रेन जो फंक्शन पिछला चैप्टर में जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन बता रहे थे उसको एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है रिव्यू द बेसिक फंक्शन एंड बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सब की पॉइंट्स है जो आपको देखना होगा। लर्न द फ्लूइड स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन्स and the movement of its lipids and proteins. Second point था ये। थर्ड पॉइंट है explain the importance of cholesterol in maintaining fluidity of animal cell membranes. चौथा review the mosaics of membrane structures that dictate its function. पांचवा summarize the functions of membrane proteins. छठा compare and contrast movement of small and large molecules across the plasma membrane. सातवां explain the basis of selective membrane permeability and the distinguishing features of substances that can move across freely and those that require transporters. Eighth, compare and contrast passive transport, that is diffusion and facilitated diffusion, with that of active transport. Ninth, explain the driving force behind diffusion and osmosis and anticipate the movement of water into and out of cells as a function of concentration of water-soluble substances. And 10th, explain the role of protein transporters in moving specific molecules across the membrane, down their concentration gradient and uphill against that gradient. उसके बाद है आपका describing the role of ATP and phosphorylation in active transport. Finally, compare and contrast exocytosis with endocytosis and the three types of endocytosis. ठीक है, तो कहने का मतलब है ये एक एडवांस टॉपिक है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन, लेकिन इसको ब्रीफ में आपको समझना है। एक दो पैराग्राफ में आपके एनसीईआरटी में समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। जैसा पहला पॉइंट आप यहाँ देखो कि मेम्ब्रेन्स डिवाइड द सेल इनटू कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? जैसे मैं अभी ये एक बाउंड्री खींच रहा हूँ ब्लू कलर से। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन आप समझ लो, सेल के बाहर भी इसी टाइप का एक मेम्ब्रेन है विद डिफरेंट सेल्यूलर एक्टिविटीज टेक प्लेस। ठीक है, कहने का मतलब है अगर ये सेल का हिस्सा है, हाँ ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, तो एक डिवीजन हो गया ना, कुछ हिस्सा कुछ रिएक्शंस यहाँ हो रहे हैं, कुछ रिएक्शंस यहाँ हो रहे हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन्स डिवाइड द सेल इनटू कंपार्टमेंट्स विद डिफरेंट सेल्यूलर एक्टिविटीज ऑकर। ये पहला पॉइंट है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये हम लोग देखे थे, अगर सेल वॉल नहीं है तो आउटर बाउंड्री है। एंड इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब हम आपको बताए थे कल कि कुछ को ये अलाउ करेगा, कुछ को ये मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस इनटू और आउट ऑफ द सेल। तो क्या अंदर आ सकता है, क्या बाहर जा सकता है, उसको ये कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये सेल का आपका मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। ठीक है, एरो से मैं भी दो तीन तो एरो बना देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये सेल मेम्ब्रेन है आपका, ये आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर का हिस्सा है, ये अंदर का सेल है।
दिखाई दे रहा है? ठीक है, होपफुली आपको दिख रहा है, अभी स्क्रीन दिख रहा है? हेलो? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ बता रहा था कि ये जो हिस्सा है आपको, ये वाला जो मैं अभी लाइन खींच रहा हूँ, दिस इज सेल। ठीक है, ये बाहर का हिस्सा हो गया, ये अंदर का साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कंपार्टमेंटलाइजेशन है ना, ये अंदर का हिस्सा, ये बाहर का हिस्सा, वही कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपार्टमेंटलाइजेस। अब यहाँ जो मेम्ब्रेन्स है, मैंने आपको बताया था कि ये बाइलेयर बनता है आपका फॉस्फोलिपिड्स का। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप समझिए। हेड के बारे में मैंने क्या कहा था कि वो हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। ठीक है, टेल्स जो है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। तो एक हेड है, दो टेल है। आप यहाँ पे अब डायग्राम में अब आप देख सकते हैं, ये जो है हाइड्रोफिलिक हेड का पार्ट है। ठीक है, तो जो हम लोग कल इस टाइप से बना दिए थे वो एक्चुअली ये है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए इस टाइप का आपको फॉस्फेट ग्रुप आपको बीच में मिलेगा। उसके बाद आपको ये सब मोइटीज अटैच्ड मिल रहे हैं। ठीक है, CH2 फिर ये टर्शरी अमीन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हाइड्रोफिलिक हेड का पार्ट है। उसी तरह जब आप हाइड्रोफोबिक टेल की बात बोलते हैं तो आप देखिए अल्काइल ग्रुप्स यहाँ अटैच्ड है, देखिए कितना है ना। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग, मतलब इसको वाटर से अलग रहना है। और हाइड्रोफिलिक का मतलब ये वाटर लविंग, मतलब ये वाटर के समीप रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। और ये सिंबल है जिसको हम लोग ड्रॉ करते आ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली अगर सिंपल डायग्राम बनाएंगे तो हम इस तरह का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द हेड्स ऑफ द फॉस्फोलाइपिड बाइलेयर फेस आउटवर्ड। ठीक है, क्योंकि पानी की तरफ है तो इसको बाहर फेस करना होगा, और जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं तो वो अंदर की तरफ फेस करेंगे। तो ये आपका डायग्राम से आपका क्लियर हो जा रहा है। ये आपका एक्वस एनवायरनमेंट है, वाटर दोनों तरफ। अब आप देखिए ये जो हेड्स हैं, एग्स जो हेड्स, तो ये आप देखिए बाहर की तरफ है, मतलब पानी की तरफ है। जिधर पानी है इधर ये हेड्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोफोबिक टेल्स पानी से बचे रहेंगे, तो ये अंदर की तरफ है, देखो इधर इधर इधर। ठीक है, समझ में आई बात कि किस तरीके का डायग्राम है? हेलो हेलो? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, यस यस बोलते चलिए। अब यहाँ पे देखिए कि ये तो हो गया सिंपल पार्ट, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट। इन एडिशन टू दीज फॉस्फोलाइपिड्स, मेम्ब्रेन्स आल्सो कंटेन प्रोटीन्स दैट डिटरमिन द फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो हम आपको बताए थे प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए प्रोटीन एक्चुअली में इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको 3 डायमेंशन वे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 डिमेंशनल पिक्चर है ऑन पेपर। ठीक है, लेकिन आप इसको 3 डिमेंशनली इमेजिन कर सकते हैं। तो ये आपका फॉस्फोलाइपिड बाइलेयर था। हाँ, इधर पानी वाला एनवायरनमेंट है जो ब्लू से इन लोगों ने मार्क किया हुआ है। और ये आपका हेड हो गया इनका हाइड्रोफिलिक हेड, और ये हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ। ठीक है, और ये आपका प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ प्रोटीन निकला हुआ है, कुछ एम्बेडेड है, कुछ एक दूसरे मतलब एक एंड से दूसरे एंड के बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब है कि इस तरह का अब आप देखो, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इन अ सी ऑफ लिपिड्स, ये समंदर है। ठीक है, तो सी ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। अगर हम इसको सिंपल वे में समझें तो समंदर है लिपिड बाइलेयर का। यहाँ आप देख सकते हो छोटा छोटा हेड वाले जो एग्स शेप के आपको हेड दिख रहे हैं, और उसके बीच बीच में आपको प्रोटीन्स एम्बेडेड है, प्रोटीन्स एम्बेडेड। ठीक है, तो ये डायग्राम से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से लिपिड बाइलेयर रहता है और कैसे आपका प्रोटीन रहता है। ठीक है, अब ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट जो प्रोटीन का होता है, ये हाइड्रोफोबिक है क्योंकि पानी से दूर है। और ये जो बाहर की तरफ जो निकला हुआ है इधर, ये क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक रीजन है क्योंकि ये पानी से इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं, जो पानी से दूर है उसको हाइड्रोफोबिक बोलेंगे,
और जो पानी से इंटरेक्ट कर रहा है उसको हाइड्रोफिलिक एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी तरह मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन में एक और चीज जो आती है बात, अपार्ट फ्रॉम लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल जो है ये काफी एक इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज अ स्टेरॉइड लिपिड with a carbon skeleton consisting of 4 fused carbon rings present in plasma membrane of animal cells। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम है जिसको आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3, रिंग 4, ये चारों फ्यूज्ड हैं एक के साथ। देखिए यहाँ फ्यूजन है, यहाँ फ्यूजन है, यहाँ फ्यूजन। इसका मतलब ये चारों रिंग फ्यूज्ड हैं एक दूसरे से। ठीक है, सो 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जान ही रहे हो आज के डेट में। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में क्या इनका रोल है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है डॉक्टर आपको बताता होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ये आपको डॉक्टर बताता होगा। ठीक है, और बहुत सारे HDL हाई डेंसिटी, ठीक है, LDL, इस टाइप के कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट आप ठीक है टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि कितना पेशेंट, कितना मतलब इंडिविजुअल कितना एक्सपोज्ड है कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, और उसको फ्यूचर में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली क्या यही मॉलिक्यूल है आपका विच इज इन्वॉल्व। तो ये मॉलिक्यूल का डायग्राम भी 11th क्लास में 1 मार्क में 2 मार्क में टीचर लोग पूछता है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, cholesterol is wedged between phospholipid molecules in the plasma membrane of animal cells and at warm temperatures, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो it restrains the movement of phospholipids and reduces fluidity। ठीक है, तो आपसे हम फ्लूइडिटी का बात किए थे कल परसों वाले। तो फ्लूइडिटी बढ़ रहा है घट रहा है कैसा, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या कर रहा है, फ्लूइडिटी को घटाता है। ठीक है, फ्लूइडिटी को घटा रहा है यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर हाई रखते हो तो इट रिड्यूसेस फ्लूइडिटी एंड एट लो टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर, इट मेंटेन्स फ्लूइडिटी बाय प्रिवेंटिंग टाइट पैकिंग। और लो टेम्परेचर पे क्या होगा कि वो फ्लूइडिटी मेंटेन करेगा। ठीक है, तो आपको यही याद रखना। अब यहाँ पे डायग्राम देखिए कि एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल कैसे एम्बेडेड होता है। तो ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और बीच में देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल कैसे घुसा हुआ है। ठीक है, ये जो मैं स्क्वायर रेक्टेंगल बना रहा हूं ये आपका कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में एम्बेडेड है। ठीक है, और इनका काम क्या है, टेम्परेचर कम है तो फ्लूइडिटी बरकरार रखना, क्योंकि टाइट पैकिंग नहीं होगा ना, क्योंकि इसके बीच में ये सब ऐड होने चाहिए थे एक और ग्रुप, तो ऐड नहीं होगा वो, तो इट प्रिवेंट्स टाइट पैकिंग। और जब टेम्परेचर वार्म है तो ये फ्लूइडिटी क्या हो जाएगा, घटा देगा, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स का जो मूवमेंट है वो उसको ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। कोलेस्ट्रॉल का रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, यस और नो। हेलो, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ आप डायग्राम में क्लियर कट आप देख रहे हो कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है बीच में आके घुस जा रहा है। ठीक है, तो उसका अपना फंक्शन है यहाँ पे। अगर टेम्परेचर कम है तब तो फ्लूइडिटी ठीक है चलेगी, अगर वार्म टेम्परेचर हो गया तो उसको ये क्या करेगा, बैरियर प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बैरियर है ये सब जहां पे भी ये है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सिंगल निकल्सन का हम आपको बताए थे 1972, तो इसी का एक क्लियर कट डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंगर निकोलसन। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े थे, अब इसी को आप उस तरीके से समझिए। यहाँ पे फ्लूइडिटी के बारे में ये इस वेबसाइट में दिया है, वो जानने का दरकार नहीं है, हमको यहाँ डायग्राम देखना है। यहाँ पे अब आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका, बार बार हम आपको समझा रहे थे, और यहाँ पे आप देखो कि
इस टाइप के आपके बीच बीच में आपको कोलेस्ट्रॉल मिल रहे हैं, यहाँ कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल, यहाँ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के प्रोटीन्स मिल रहे हैं, जैसे एक ग्लाइकोप्रोटीन आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये आपको देखिए इस टाइप का, ठीक है। सो दिस इज कार्बोहाइड्रेट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइको प्लस प्रोटीन है, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे ग्लाइको प्लस लिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये सब लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से विद कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह फास्फोरस और लिपिड, फास्फोलिपिड। उसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हो माइक्रोफिलामेंट्स, साइटोस्केलेटन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको फाइबर्स मिल रहा है इस टाइप के। हाँ, तो कहने का मतलब है ये डायग्राम जो है नीट और क्लीन है, जिससे आपको पता चल रहा है कि कौन चीज कैसा होता है। और यहाँ पे आप देखो प्रोटीन किस तरीके से एम्बेडेड है इन अ सी ऑफ लिपिड्स, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा सी है, समंदर है, जहाँ पे आप कहीं कहीं आपको ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये आपको एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन, हम आपको बोले थे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो ये आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो एक तरफ से दूसरे तरफ पे जा रहा है, ठीक है। और कुछ हम आपको बोले थे पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि जस्ट यहाँ से साइड से अटैच रहता है, कुछ आपका इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर धंसा होता है, ठीक है। तो तीन चीजें हम आपको बताए थे, इंटीग्रल, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख के आप समझ सकते हो इंटीग्रल प्रोटीन्स का मतलब। उसके बाद आपका पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है, जिसको आप आसानी से शेक करके हटा सकते हैं। और फिर आपका यहाँ ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब एक मेम्ब्रेन से दूसरे तरफ मूव कर रहा है। तो ये तीन तरह के प्रोटीन्स आपको यहाँ पे समझने हैं, ठीक है। सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, जो कि हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो होपफुली ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, हाँ। यस अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इनका फंक्शन क्या होता है। तो आपको मैंने बताया जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, जो ट्रांसपोर्टर्स का काम करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स यहाँ से एक चैनल प्रोवाइड करता है। अब यहाँ देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, ये आसानी से इस चैनल से एक एंड से दूसरे एंड पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, देखिए कि एटीपी की मदद से आप इस मॉलिक्यूल को पुश कर रहे हैं, धीरे धीरे एनर्जी की मदद से वो जाएगा और पहुंचेगा। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट का काम है। तो यहाँ पे आप देखिए मॉलिक्यूल ज्यादा है, दिस इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस ब्लू, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से आपको लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आप ले आ रहे हैं, तो आसानी से आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जाना है, तो आपको एनर्जी चाहिए होगा। ये मैंने अपहिल और डाउनहिल का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। अगर आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो आपको एनर्जी चाहिए, और अगर पहाड़ से अगर आपको पानी नीचे धकेलना है या बॉल नीचे फेंकना है तो कोई नहीं, आप उसको जस्ट लुढ़का दीजिए, वही चीज है। अपहिल का मतलब होता है हाई, लो टू हाई, ठीक है, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं, ये आपका अपहिल है, ठीक है, आप ऐसे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। डाउन द हिल का मतलब क्या है, आप नीचे आ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आप समझ रहे हो, लो टू हाई, और ये डाउन हिल का मतलब हाई टू लो। ये चीज आपको समझ। अब यहाँ पे देखिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम के रूप में काम कर सकता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन में काम करता है ये, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो सॉकेट बना है, यहाँ पे आके ये फंसा, ठीक है, ये रिसेप्टर है आपका, ये एंजाइम है, ये हार्मोन जो भी बोलिए। तो आपका ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद जो सिग्नल यहाँ पे जनरेट होगा, सेकेंडरी मैसेंजर, वो पास होके सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, एंजाइम का काम कर रहा है, सिग्नल ट्रांसफर का काम कर रहा है। समझ में आई बात, ये तीनों डायग्राम। हेलो, यस हेलो, हाई टू लो, लो टू हाई समझ में आ गया, अपहिल डाउनहिल का मतलब, ये सब बेसिक चीज है, आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चलिए। तो ये आपका एंजाइम्स का कैसे केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, तो ये आपको थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होगा, एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है।
ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को ये लोअर करता है एंजाइम्स, ठीक है, एक ऑल्टरनेट पाथ आपको मिल जाता है, ठीक है, ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, वही चीज दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसा सॉकेट ऐसा बना हुआ, ट्रायंगुलर बना हुआ, तो इसमें ये फिट करेगा, ये फिट करेगा, ये मॉलिक्यूल फिट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब ये मॉलिक्यूल फिट करेगा तभी रिएक्शन होगा, तभी जाके आपका प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, या सिग्नल ट्रांसड्यूस होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रेक्टेंगल टाइप का सॉकेट बना हुआ है, तो ये यहाँ फिट होगा, ये गोल वाला फिट नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप से सोचिए, तो स्पेसिफिसिटी होती है आपकी, ठीक है, स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिसिटी आप उसको बोलेंगे, ठीक है। ये आपका रिसेप्टर है, रिसेप्टर, ठीक है। और ये आपका जो है सॉकेट में जो बनेगा वो एंजाइम जाके फिट होगा, तो ये सब एंजाइम के एग्जांपल्स, या एंजाइम बोल सकते हैं, या नॉर्मली हम लोग इसको हार्मोन वो बोल सकते हैं, मतलब जो कैटालिसिस का काम कर रहा है, और ये जो टोटल बनेगा इसको हम लोग एंजाइम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब वो यहाँ पे सॉकेट बन जाएगा, फिट कर जाएगा, उसको एंजाइम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम है वो पूरा होता है आपका। तो कहने का मतलब यहाँ स्पेसिफिसिटी है, इस जगह में कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके फिट नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिसेप्टर्स दे रिसीव केमिकल मैसेजेस फॉर अदर सेल, तो ये मैसेंजर का काम भी करता है, या हम आपको बताए थे मैसेंजर का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका मैसेंजर मॉलिक्यूल आया, और मैसेंजर मॉलिक्यूल आके अपने सॉकेट में फिट किया, ठीक है, ये आपका सॉकेट में फिट किया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक जैसे चाबी ताला में कैसे फिट होता है, ठीक है। ये सब एक्सप्लेनेशन है, थियरीज हैं जो कि हाइपोथेसिस हैं जो दिए गए हैं, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, ठीक है। ये सब हाइपोथेसिस हैं जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन करता है इसको, ये जो चीज यहाँ पे डायग्राम में आपको दिया हुआ, ठीक है। तो ये सब आपको अभी समझने का दरकार नहीं है, बट यहाँ पे अभी आप समझिए, ये मैसेंजर मॉलिक्यूल आया, अगर वो स्पेसिफिक है, यहाँ पे फिट कर सकता है, तो फिर ये एक एंजाइम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसके बाद एक मैसेंजर डेवलप होता है जिसको नॉर्मली हम लोग सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप होता है, ठीक है, और ये फिर मैसेज को कैरी कर रहा है, देखिए यहाँ हरा से दिखाया, मैसेज कैरी हुआ, कैरी हुआ, कैरी हुआ, कैरी हुआ, फिर ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ, जो भी है, क्योंकि उसको सिग्नल मिल गया एक्टिवेट होने का, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं? सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। ये चीजें हैं जो कि आपको समझनी है यहाँ पे कि कैसे हो रहा है। तो डायग्राम में आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हो रहा है। अगर ये इसमें फिट करने लायक नहीं है तो फिर आगे का रिएक्शन ही नहीं होगा। पहली बार समझ में आया ये डायग्राम? हेलो Yes, sir. हेलो, ठीक है, तो आगे चलते हैं। And now these transporters which are present in the plasma membrane, they also help in moving substances in and out of the cell. तो अब यहाँ पे हमने आपको पहले ही बोला था, ये देखिए इस तरफ इन मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है ये, ठीक है। और इधर इनका मात्रा कम है, तो ये क्या करेगा, चैनल प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, और ये ट्रांसपोर्टर का काम करेंगे। ये क्या करेगा, ये सब मॉलिक्यूल्स को एक एक करके इस चैनल से सेल के इस तरफ लाएगा, ठीक है, ये काम हुआ। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका हाई है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और ये लो है, ये लो है इधर। अब यहाँ पे देखिए, लो टू हाई के लिए हमको अपहिल जाना है, तो ऑब्वियसली हमको एनर्जी की दरकार पड़ेगी, तो एनर्जी की मदद से अब हम इसको विपरीत दिशा में भेज सकते हैं। इधर मेरे को हाई टू लो आना था, ठीक है, तो मेरे को एनर्जी की दरकार नहीं है, बट लो टू हाई एनर्जी पे अगर मेरे को जाना है तब मेरे को एटीपी चाहिए, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो दिस एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हम पैसा खर्चा करते हैं ना, करेंसी,
सेल भी एनर्जी खर्च करती है जब उसको काम करना होता है. दिस एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक है, तो यहाँ आप डायग्राम से क्लियर देख सकते हो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, डिफ्यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लो टू हाई जाना है देन यू नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. समझ में आई बात ये? हेलो? Yes, sir. ठीक है, अब आगे चलिए. सो अब ये जो मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन ही क्या है? ट्रांसपोर्ट का. तो ट्रैफिक है, आना जाना तो लगा रहेगा क्योंकि वो बॉर्डर है. ठीक है, तो अब इसको आपको समझना है और कॉन्सेप्चुअलाइज करना है. आयंस आ सकते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, सो दे कैन मूव फिजिकली थ्रू द मेम्ब्रेन. ठीक है, पार हो सकते हैं क्योंकि ये छोटे हैं. ठीक है, साइज में. लेकिन जो बड़ा साइज में होता है जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गया, लार्ज पार्टिकल्स हो गया, सो दे मूव अक्रॉस इनसाइड वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स. तो ये अंतर है आपको. ठीक है, ये छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए कोई पॉसिबल नहीं है, वो मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर सकता है. बट दूसरे में क्या है, आपको वैक्यूल्स और वेसिकल्स की मदद लेनी पड़ेगी. So traffic of ions and monomers selectively permeable depends on interaction of that molecule with a hydrophobic core and presence of specific proteins. ठीक है, तो कोई मॉलिक्यूल जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आपको मैंने पहले बताया था यहाँ पे कि मान लिया ये आपका मेम्ब्रेन है और ये आपका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है. तो ये वाला हिस्सा जो था अंदर की तरफ वो क्या था? हाइड्रोफोबिक कोर था क्योंकि पानी से दूर है. और जो बाहर वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक था, ये आपको पहले से पता है. हाँ, ये हाइड्रोफोबिक कोर है और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है. ठीक है, आपको डायग्राम याद होगा जो हम स्टार्टिंग में शेयर किए थे. ठीक है, तब ये जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी इसी पे डिपेंड कर रहा है कि जो मॉलिक्यूल अंदर से बाहर से अंदर आएगा वो इस एरिया से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, हाइड्रोफोबिक कोर से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है उसके साथ कैसा इंटरेक्ट कर रहा है. तो कहने का मतलब है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास नहीं कर सकते. ठीक है, पोलर एंड आयोनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस आर असिस्टेड बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. ठीक है, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहाँ तो एक्वस एनवायरनमेंट है ना, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो पोलर नहीं है, वो वाटर के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो वो घुस ही नहीं पाएगा ना, पहली बात तो. ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास. उसके बाद क्या है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स वो इंटरेक्ट करते हैं और जो आयोनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक आयंस हैं, वो क्या है इस मेम्ब्रेन प्रोटीन के जरिए पास आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब या नेक्स्ट चलिए. सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर रहा है. उसके बाद सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, इंटरेक्शन ऑफ एंड प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स. अब जो कुछ मॉलिक्यूल जो कि अलाउ कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये पार्ट हो गया, क्योंकि ये गैसेस हैं तो गैसियस फॉर्म में है, सो दे माइट बी अलाउड इनसाइड. ठीक है, अपार्ट विद हाइड्रोकार्बन. बट ये हाइड्रोकार्बन भी छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. कहने का मतलब बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस. ठीक है, याद रखिए, सब चीज रिजिडली फॉलो नहीं होता है बायोलॉजी में. बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस. आपको एक्सेप्शन हमेशा मिलेगा. ठीक है, अब हमने कहा नॉन पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते, बट अगर सबको ब्लॉक कर देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? हाँ, गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा? ठीक है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पास होना चाहिए, प्लस ये जिस फॉर्म में इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन भी पास हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है पोलर आयोनिक मॉलिक्यूल्स. तो अब इसमें आपको जो न्यूट्रिएंट्स सेल को चाहिए, जैसे शुगर चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इनको तो पास कराना ही पड़ेगा ना, नहीं तो सेल टॉक्सिक हो जाएगा. ठीक है, तो जो उसको न्यूट्रिएंट खाने के लिए चाहिए वो पास हो जाएगा, जो उसके लिए टॉक्सिक है उसको बाहर निकालना है तो उसको पास करना पड़ेगा. प्लस ये सब जो कॉमन आयंस आपको दिख रहे हैं, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोरीन एंड मेनी अदर आयंस, वो आपको पास कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि इस तरीके से आपका पास हो रहा है. डिफ्यूजन फर्स्ट मेथड जो हमने आपको बताया था, डिफ्यूजन में होता है कि आप हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आप सिंपली डाउन द पोटेंशियल हिल आप मूव कर रहे हैं. तो यहाँ देखिए ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है इस मॉलिक्यूल का, यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन.
तो आप अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप पास कर जा रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अब मान लेते हैं कुछ एरिया में क्या है कि वो मान लीजिए कि हाइड्रोफोबिक कोर के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसपोर्टर बनाना पड़ेगा, एक चैनल बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से वो क्या करेगा, पास करेगा। नहीं तो ये एरिया में तो हाइड्रोफोबिक कोर है ना, और अगर वो उसको रोक लेगा तो फिर कुछ मॉलिक्यूल्स को वो रोक सकता है। तो वो मॉलिक्यूल्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एक चैनल है ट्रांसपोर्टर चैनल, जिसकी मदद से ये मॉलिक्यूल सब अंदर आ सकते हैं। ये दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफ्यूज हो रहे हैं वो हाइड्रोफोबिक कोर के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड हाइड्रोफोबिक कोर अलाउज देम टू पास। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में वैसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोफोबिक कोर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते और उनको अलाउड नहीं है अंदर आना। तो इसलिए हमको एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा उसको। And both of these, since they do not require any energy, so they are part of do not require ATP. ठीक है, तो ATP is not required, so they form part of passive transport. समझ में आई बात? हाँ, Yes, sir. हेलो। Yes, sir. तो यहाँ ATP की दरकार नहीं है हमको, इसलिए पैसिव कहलाया। ठीक है, और यहाँ पे दो टाइप का मॉलिक्यूल है, एक डिफ्यूज हो रहा है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजर है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब वैसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक कोर के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर लेते हैं और उनसे पास मांग लेते हैं, भैया जाने दो मेरे को, और वो बोलता है जाओ तुम। बट दूसरे नहीं मांग पाते हैं, उनको रोक दिया जाता है हाइड्रोफोबिक के साथ है, तो उनके लिए आपको एक चैनल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टर इसको इस पास कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे आपको एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की दरकार पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए, समझ में आ रही है बात? तो आपको एनर्जी की दरकार है, आपको अपहिल जाना है, तो आपको क्या करना है कि आपको मूव करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये लो कॉन्सेंट्रेशन। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से जब हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड पे आप जाते हो तो आपको अपहिल चढ़ना पड़ता है, तो आपको एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, समझ में आई बात? सो यहाँ पे आप देख रहे हो along द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे काम होता है, और यहाँ पे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम होता है। तो ये टेक्निकल टर्म है जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स लो टू हाई, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और जो ऊपर है उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए बोलेंगे along हाई टू लो। समझ में आई बात? ये चीज आपको समझ में आया? हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ उसी चीज को रिविजिट किया गया है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मींस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू वन विथ लोअर कॉन्सेंट्रेशन डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड नो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्ट इज फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू वन विथ हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये आपको बताया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट इज डिफ्यूजन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन विदाउट वर्क बाय द सेल, क्योंकि सेल तो उसमें अपना एनर्जी लगा नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा वो। ठीक है, एंड इट इज फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ अगेन फिर डायग्राम में आपको समझाया गया कि किस तरीके से वो पास करता है, फाइनली लास्ट में आपका एक इक्विलिब्रियम फेज रीच होता है। इक्विलिब्रियम फेज का मतलब है कि अब ये मेम्ब्रेन के दोनों तरफ आप मॉलिक्यूल जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम फेज का मतलब है जितना मॉलिक्यूल इधर जाएगा उतना मॉलिक्यूल इधर से वापस आएगा। तो दिस इज द फेज ऑफ तो मान ले P मॉलिक्यूल्स इधर गया, Q मॉलिक्यूल इधर से इधर गया, देन P शुड बी इक्वल टू Q। ये इक्विलिब्रियम फेज है। समझ में आई बात? हाँ, Yes, sir. ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे समझना। आप यहाँ पे वही चीज मॉलिक्यूल्स को दूसरा कलर में दिखाया हुआ है कि यहाँ से आप ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ठीक है, ये नहीं जा पाया इधर, ये निकला इधर, ठीक है, ये आया अंदर, ये आया अंदर,
ठीक है, यहाँ पे ये अंदर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, उसी तरह ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जितना मॉलिक्यूल ये पर्पल वाला गया अंदर, उतना वाला ये वाला गया। ठीक है, दो दो, तो इक्विलिब्रियम फेज है। अब यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट को समझना है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो हो गया आपका सिंपल डिफ्यूजन है, जहाँ पे आप गैसेस और हाइड्रोकार्बन्स हो गए। उसके बाद ऑस्मोसिस डिफ्यूजन हो गया, जिसमें हम सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड जो भी सॉल्वेंट है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो गैसेस और हाइड्रोकार्बन्स के लिए सिंपल डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जब हम सॉल्वेंट आया। ठीक है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब आया जब हम ट्रांसपोर्टर की बात कर रहे थे कि एक चैनल बन गया और उस चैनल से हम मॉलिक्यूल या आयंस या जो भी है उसको हम पास कर रहे हैं। ये तीनों जो फेज हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में है। समझ में आई बात? ये तीनों में कोई दिक्कत है आपको? कौन सा टर्म कब इस्तेमाल करना है? गैसेस और हाइड्रोकार्बन्स है तो सिंपल डिफ्यूजन, वाटर या सॉल्वेंट है तो ऑस्मोटिक डिफ्यूजन, और ट्रांसपोर्टर्स हैं तो फैसिलिटेटेड, क्योंकि वो फैसिलिटेट कर रहा है ना, चैनल बना रहा है, तो इसीलिए उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, तो ये है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। आगे देखते हैं ये लोग क्या बता रहे हैं। तो ये दो टॉपिक दिया होगा, ऑस्मोसिस है, इसके बारे में खैर इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में भी आपको समझाया जाएगा, लेकिन फिर भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देख लीजिए। ऑस्मोसिस का हम क्या बोले थे? इट इज द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ क्या है? वाटर है। अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू वन ऑफ हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूट है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, सॉल्यूट है, तो डेफिनेशन चेंज होता है। ठीक है, आप जिस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं वो तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर रहा है ना। हाँ, तो पानी तो हमेशा हायर टू लोअर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है? सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो यहाँ दो चीज आपको समझना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे पानी में आपने नमक घोला तो नमक जो है वो सॉल्यूट है या चीनी। ठीक है, ये जैसे शुगर या सॉल्ट, वो क्या हुआ? सॉल्यूट हुआ। ठीक है, शुगर या सॉल्ट। और जो सॉल्वेंट है वो जिसमें आप उसको घोल रहे हैं या जो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये आपका नॉर्मल केसेस में हम मान लिया वाटर लिया। ठीक है, जैसे पानी में आपने चीनी घोला, शरबत बना रहे हैं, तो कम घोल रहे हैं, 2 ग्राम चीनी डाल रहे हैं तो सॉल्यूट कम है। अगर 10 ग्राम चीनी डाल दिए तो सॉल्यूट ज्यादा हो गया, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ये मतलब आपको समझ में आ रहा है? तो यही चीज आप देखिए, यहाँ पे यूट्यूब आपका बना हुआ है, ये यूट्यूब है इस टाइप से। अब इस यूट्यूब में आप देख सकते हो कि तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, ये बीच में आपका एक मेम्ब्रेन दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ से सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन देखिए कितना, 1 2 3 4 5, तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है। और इस हिस्से में लिख रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। यहाँ काउंट करो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 डॉट्स, पर्पल डॉट्स दिख रहे हैं, मतलब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? तो पानी आपको बोला गया है कि अगर जिस एंड में सोल्यूट कम है उससे जिस तरफ वो हाई है उस तरफ जाएगा, इसीलिए वाटर का डायरेक्शन देखिए, लो सोल्यूट टू हाई। ठीक है, समझ में आई बात? ये डायग्राम आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब हमको ये काउंट करना है कि भैया सोल्यूट किस तरफ कम है और किस तरफ ज्यादा है। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सोल्यूट एक तरफ कम है एक तरफ ज्यादा है, तो क्या होगा? अब हम पानी का मूवमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो पानी किस तरफ से मूव करेगा? जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन जो सोल्यूट का कम है, जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ जाएगा। देखो, मूवमेंट लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ है। पानी गया, तब आप देख सकते हो कि पानी तो बढ़ गया ना इधर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ, Yes, sir. Yes. ठीक है। अब हुआ क्या? पानी इस आर्म में पानी बढ़ गया है और सोल्यूट भी ज्यादा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों में,
इधर पानी भी कम है और सोल्यूट भी ज्यादा है, ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूट का वो बराबर हो रहा है। अब यहाँ पे यही चीज से आपका वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है और वाटर का फ्लो एक तरफ से दूर होता है। वही डायग्राम में दिखा है, ये वाटर मॉलिक्यूल है आपका, ये आपका और ये सॉल्यूट प्लस क्लस्टर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच साथ, ठीक है। बैलेंस, अब ऐसा क्यों हम लोग पढ़ते हैं ऑस्मोसिस को? क्योंकि सेल में वाटर बैलेंस इंपॉर्टेंट, ठीक है। या तो सेल श्रिंक कर सकता है या तो सेल ब्लास्ट कर सकता है अगर पानी लगातार अंदर है, दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सॉल्यूट टू हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ये सेल पे क्या क्या इंपैक्ट डाल सकता है देखिए। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक कर जाएगा सेल, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, स्वेल कर जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सेल से पानी बाहर चला जा रहा है। तो ये मान लीजिए सेल है, पानी क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पानी कम हो जाएगा तो सेल क्या होगा, धीरे 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 श्रिंक कर जाएगा क्योंकि पानी तो हट गया। अब यहाँ हाइपोटोनिक में देखिए, हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, ये सेल है, पानी अंदर आ रहा है, वाटर अंदर आ रहा है, धीरे धीरे पानी पूरा फैल जाएगा, पूरा बल्ज हो जाएगा, ये स्वेल कर जाएगा क्योंकि पानी अंदर आ रहा है। केस में क्या था हाइपोटोनिक में, और आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या है, कोई असर नहीं होता है, जितना पानी अंदर आ रहा है उतना पानी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो बैलेंस रहे। समझ में आ रही है बात? ये तीनों पॉइंट समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes. इस तरीके से पानी का बैलेंस मेंटेन करता है एक सेल, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए यहाँ पे चीजें दिखाई गई हैं कि जब हम आइसोटोनिक सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, तो एनिमल सेल्स आर नॉर्मल बट प्लांट सेल्स आर लिंक। अब यहाँ पे देख सकते हो, इसको आपको दिखाया है, आपका एनिमल सेल है, रेड ब्लड सेल को दिखाया गया है यहाँ पे। आपका क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन में पानी आएगा जितना उतना ही पानी बाहर जाएगा, तो पानी अंदर आया उतना ही पानी बाहर गया, तो देखिए नॉर्मल है, ठीक है। समझ में आई बात? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है, और कुछ पानी वापस जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, हम एसिड हो गया क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल देखिए थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ फ्लासिड। समझ में आई बात? तो ये आपका फ्लासिड है, ठीक है, प्लांट एसिड। अब यहाँ पे आप देखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो ये आइसोटोनिक का बात, सेल नॉर्मल है, प्लांट सेल क्या हो रहा है, फ्लासिड हो जा रहा है। अब सोल्यूशन में क्या है आपका, आपका क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, ये देखिए बर्स्ट कर गया, ठीक है, पानी निकल गया क्योंकि बलून फूट गया, सेल फूट गया, ये आपका लाइसिस हो गया, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में क्या हो रहा है, अब आप देखो प्लांट सेल में क्या हो रहा है, चूंकि सेल वॉल है ना, यहाँ पे सेल वॉल नहीं था इसीलिए बर्स्टिंग हो रही है। यहाँ पे सेल वॉल चूंकि मौजूद है, ये सेल वॉल है आपका, इस सेल वॉल के कारण क्या होगा, बर्स्टिंग तो होगा नहीं क्योंकि वो उसको बरकरार रखता है इंटेग्रिटी को, बट ये पूरी तरीके से फूल जाएगा, सेल टर्जिड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, यही चीज है आपका। Yes, sir. तो हाइपोटोनिक में पानी अंदर की तरफ आ रहा है, तो चूंकि यहाँ सेल वॉल नहीं है एनिमल सेल में, वहाँ बर्स्टिंग हो जाएगी, बट प्लांट सेल में सेल वॉल है तो टर्जिड रहेगा। अब हाइपोटोनिक में क्या होगा, पानी बाहर जा रहा है सेल से, तो देखिए यहाँ पे एनिमल सेल में पानी पानी जाएगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, देखिए वो सिकुड़ गया, इट गेट्स श्रिंक्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लांट सेल में पानी बाहर जाएगा तो ये भी सिकुड़ेगा, तो इसको, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। सो दिस कंडीशन इन प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस।
अब यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे ये जो अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो खिंचाएगा अंदर की तरफ, तो देखिए ये क्या हो गया, श्रिवल्ड हुआ। इस तरीके का श्रिवल नहीं है यहाँ पे। प्लांट सेल, एनिमल सेल में आपका ये नहीं है, सेल वॉल नहीं है, इसीलिए ये डायग्राम से आप क्लियर कट अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या हो रहा है, आइसोटोनिक कंडीशन में, हाइपोटोनिक कंडीशन में, हाइपरटोनिक कंडीशन में। मतलब आइसोटोनिक का मतलब जितना पानी अंदर आएगा उतना पानी बाहर जाएगा। हाइपोटोनिक का मतलब पानी अंदर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हाइपरटोनिक का मतलब पानी अंदर से बाहर जा रहा है, मतलब लॉस ऑफ वाटर। ठीक है। अब इसी सेल को, इस डीप्लाज्मोलाइज सेल को अगर हम पानी में वापस डाल दें, अब इसको उठा के हम क्या किए, पुट इनटू वाटर, तो जब हम ये प्लाज्मोलाइज सेल को कर देते हैं तो फिर से क्या होगा, ये पानी वापस लेगा। ठीक है। ये क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन जब इसको डालेंगे तो पानी वापस अंदर आए, तो फिर से ये जो एक्सटेंशन जो अंदर की तरफ विड्रॉन थी ये वापस खुल जाएगा। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। सो व्हेन अ प्लाज्मोलाइज इनटू hypotonic solution, water, right, and the condition is restored. ठीक है। So that phenomenon is called deplasmation. तो यहाँ से क्लियर कट इस डायग्राम से आपको एक मेंटल पिक्चर आप डेवलप कर सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन एनिमल सेल इज पुट इनटू आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, hypotonic solution, and vice versa when a plant cell is put into isotonic, hypertonic, and hypertonic solution. What is the meaning of flaccidity? The flaccid condition is seen in a plant cell which is put in isotonic solution. Turgid condition is with respect to plant cell put in hypotonic solution. Plasmolysis and deplasmolysis are phenomena associated with plant cells when put in hypotonic solution and then further put into hypotonic solution. तब उसको deplasmolysis बोलते हैं। अब ये जो टर्म है एनिमल सेल के लिए वो हम लाइसिस और श्रिबलिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। या फिर उसको हम लोग घोस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि वो फुट गया तो घोस्ट बन गया। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको यहाँ समझना है। ये बाकी आपको प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ाया जाएगा, तो हम लोग वहां पे भी इसको रिविजिट कर लेंगे, बट ये चैप्टर बेसिक, ये टॉपिक बेसिकली आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ पढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन उसी से रिलेटेड। समझ में आई बात यहाँ पे आपको? Yes. ये सारी चीजें अब ट्रांसपोर्टर्स की बात हम कर रहे थे, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में फैसिलिटेट डिफ्यूजन अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय प्रोवाइडिंग चैनल्स ऑफ, बार बार मैं आपको बता रहा था कि ये सब मॉलिक्यूल आपके पास, और ये एक एक करके ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ये चैनल प्रोवाइड कर रहा है, ये आपका चैनल है। इस चैनल से आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से पता चल रहा है एक्टिव है, मतलब वहां आपको सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी चाहिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को आपने इस्तेमाल किया है। So it can move these molecules, solute molecules, higher concentration से lower concentration की तरफ आप उसको ले जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यहाँ ऊपर जा रहा है। ठीक है। समझ में आया? तो अगर एक खुद जाने का प्रयास करेगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी है ही नहीं। तो पहला फेज है सॉल्यूट की बाइंडिंग। ठीक है। अब दूसरा क्या है, चूंकि अपने अगर इसको एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। तो एटीपी टूट रहा है आपका एडीपी प्लस पीआई में, इनऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसको एक्टिवेट कर देगा, ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस जाके जो, ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसका कन्फिगरेशन चेंज कर दे रहा है। अभी क्या होगा, बाहर वाला गेट है अभी खुल जाएगा, देखिए गेट खुल गया। अब ये जो मॉलिक्यूल इसने लिया था वो अब बाहर की तरफ निकल जाएगा, देखिए फिर वो वापस बंद हो जाएगा। जब ये वापस बंद हो जाएगा तो फिर ये जो ये फिर डिटैच हो जाएगा। ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोटीन रिवर्जन। तो 4 स्टेप हो रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का। पहला सोल्यूट बाइंड करता है, उसके बाद फॉस्फोरिलेशन होती है,
ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से जुड़ के कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है प्रोटीन में। फिर सोल्यूट मॉलिक्यूल जब ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो फॉस्फेट जो वो डिटैच हो जाता है और फिर प्रोटीन वापस अपने शेप में आ जाती है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोटीन रिवर्शन। ये 4 स्टेप में आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन काम करता है, ये मैकेनिज्म है इसका। समझ में आई बात? ठीक है। अब चूंकि यहाँ एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं इसीलिए उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। यहाँ कोई दिक्कत है आपको ये डायग्राम में? फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है कि वो एटीपी की मदद से होगा। एटीपी टूट रहा है आपका, देखिए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये फॉस्फेट जाके अब ये मॉलिक्यूल के साथ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के साथ जुट के उसका चेंज ला रहा है, कॉन्फर्मेशनल चेंज। ठीक है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी टू एडीपी एंड पीआई in order to bring about conformational change in the transporter protein is called phosphorylation। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे क्या होगा आपका फॉस्फेट ग्रुप है डी डिटैच हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे डी फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो डी शब्द का इस्तेमाल करते हैं जहां से पी डिटैच हो रहा है। आगे समझ में आई? हेलो हेलो। Yes. अब जो नेक्स्ट भी हम आप लोग को बताए थे एक्सोसाइट एंडोसाइटोसिस, तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे पास करते हैं आपके ठीक है, तो एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस। सो अपटेक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इज एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो बड़े मॉलिक्यूल्स कैसे जा रहे हैं? एंडोसाइटोसिस। सिक्रीशन और एक्सक्रीशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस, जैसे कि इंसुलिन हो गया बाय पैंक्रियाटिक सेल्स। तो अब इसको हम ये एग्जैक्टली एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस होता क्या है। अब यहाँ पे देखिए एक्सोसाइटोसिस, तो एक वेसिकल जो है मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा और जो भी कंटेंट सेल का है उसको बाहर उठा के फेंक देगा। ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब उल्टी करना। आप ये समझ लीजिए कि आपने जो खाना खाया वो आपके शरीर से बाहर आ रहा है, ये आपने क्या किया, वेसाइकल फॉर्म हुआ, ये वेसाइकल है। ठीक है, इस फॉर्म में आपका जो कंटेंट है वो अंदर की तरफ, जो भी कंटेंट है, चाहे हार्मफुल कंटेंट हो या जो भी आपने खाया हो, जो भी है सेल, ये सेल के पर्सपेक्टिव में आप समझिए। ठीक है, अब ये क्या होगा, जाके ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज हुआ, देखिए यहाँ पे फ्यूज हो गया ये चीज। ठीक है, फ्यूज हुआ, ये बाहर चला गया, अब ये बाकी चीजें बाहर हो गई। दिस इज कॉल्ड एक्सपल्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल by the use of vesicles या tubes, जो भी आप बोल सकते हैं, tubules। normally the form of vesicles is called exocytosis। exo का मतलब बाहर फेंकना चीजों को। ठीक है, समझ में आई बात? ये डायग्राम देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से सेल किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को या मटेरियल को अपने से बाहर फेंकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल है, तो यहाँ पे देखिए जो विसाइकल है, ये विसाइकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूजन हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन हो रहा है इस वेसाइकल का। ठीक है, और उसके बाद जो कंटेंट है प्रोटीन जो यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्सटीरियर को डिलीवर हो जाता है। समझ में आया बात? हेलो। Yes. अब इसी तरीके से आपको समझना है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता होगा? So in endocytosis, a membrane vesicle folds inward, including material from the outside। तो आपका जो मेम्ब्रेन वो क्या करेगा, ये मान लीजिए उसको कुछ चीज अंदर लाना है तो वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे मटेरियल को एक जगह कलेक्ट किया, इस तरीके का इन्वेजिनेशन बना, हाँ, और फिर ये इन्वेजिनेट और फर्दर इन्वेजिनेट किया और भाई यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा, ये मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगा और ये आपका। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, वो एंडोसाइटोज कर लिया। समझ में आई बात? तो मान लीजिए किसी फॉरेन पार्टिकल को एंडोसाइटोज करना है तो इस तरीके का वो एंडोसाइटोसिस करता है, फिर उसको एक्सोसाइटोसिस करता है।
मान लीजिए सेल को कोई मॉलिक्यूल मिल गया जो हमारे डिफेंस सेल्स हैं उनको पैथोजन मिल गया कोरोना वायरस, तो इसी तरीके से वो एंडोसाइटोज करेंगे और फिर जो पहला स्लाइड आप देखे थे इससे पहले उस मेथड से वो सेल के बाहर फेंक देते हैं, एक्सोसाइटोज कर देते हैं। अब किस तरीके से यहाँ वेसिकल फॉर्म हो रहा है और एंडोसाइटोसिस हो रही है। हेलो Yes, sir. हेलो, so we can say that this process of endocytosis can occur in three ways. तीन तरीके से हो सकता है। फैगोसाइटोसिस, तो हमने फैगोसाइटोसिस बात कहा आपको कि विद द रेस्पेक्ट ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, जब फ्लूइड मटेरियल्स की हम बात करते हैं तो पिनोसाइटोसिस बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो तीन तरीके से आप ये एंडोसाइटोसिस आपका हो रहा है, ठीक है। तो दिस फैगोसाइटोसिस इज कॉल्ड सेल ईटिंग, क्योंकि आप एंडोसाइटोज कर रहे हैं ना, आप बाहर से चीजों को अंदर ला रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल ईटिंग, क्योंकि सेल खा रहा है इस तरीके से, मतलब सॉलिड फूड ले रहा है, ठीक है। इसको हम लोग सेल ईटिंग भी कहते हैं। और ये पिनोसाइटोसिस मतलब फ्लूइडिक कंटेंट डिलीवर होता है, लिक्विड डिलीवर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। अब ये नीचे डायग्राम में आप उसको समझ सकते हैं। यहाँ पे अब आप देखिए ये जो फूड है ये इंजेस्ट कर रहा है, देखिए फैगोसाइटोज कर रहा है ये सीडोपोडिया अमीबा, ठीक है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उससे क्या करता है, चारों तरफ से फूड को घेर लेता है और उसके बाद उसको इंजेस्ट कर लेता है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पिनोसाइटोसिस हो रही है, ठीक है। ये आपका कोई मॉलिक्यूल होगा, फ्लूइडिक मॉलिक्यूल, उसको वो अंदर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो जो मटेरियल आपको अंदर लेना है वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ये देखिए रिसेप्टर्स जो मौजूद है उससे वो जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और बाइंड हो जाएगा उसके बाद वो एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। तीन तरीका है आपका, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो इस तरीके से सेल क्या करता है, बाहर से कोई भी मटेरियल को अंदर ला सकता है, मतलब एंडोसाइटोज कर सकता है। समझ में आई बात? हेलो, Yes. यहाँ पे क्लियर हुआ आपको? फैगोसाइटोसिस मतलब सॉलिड फूड इज इंजेस्टेड, पिनोसाइटोसिस मतलब लिक्विड इज इंजेस्टेड, रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स मौजूद है उनकी मदद से आप मटेरियल्स को सेल के अंदर लाते हो, एंडोसाइटोज करते हो, ठीक है। तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। समझ में आई बात? Yes, sir. हेलो, अब उसके बाद ये लास्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कि faulty membranes can overload the blood with cholesterol। हम सेल मेम्ब्रेन का ही बात कर रहे थे, अगर मान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन में कुछ गड़बड़ हो जाए, मेम्ब्रेन सही ढंग से फंक्शन ना हो, वो क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ा सकता है। सो हार्मफुल लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैन accumulate in the blood when membranes lack cholesterol receptors। देखिए गड़बड़ी यहाँ होती है, ठीक है। membranes they lack cholesterol receptors, तो आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके प्रोटीन्स हैं, दिस इज एलडीएल पार्टिकल, ठीक है, लो डेंसिटी। और ये बाहर में आपका जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप का आपका फॉस्फोलाइपिड आउटर लेयर था वो है, ठीक है। अब ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का। हाँ, यहाँ पे आपका रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। हाँ देखिए ये वाला प्रोटीन है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इस पार्टिकल को ये अंदर ले सकते हैं, तो देखिए वेसिकल बन गया। समझ में आई बात? तो
ये हो गया कि अपटेक जो हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का। अगर ये मान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का रिसेप्टर मौजूद नहीं होता है तो फिर वो अपटेक नहीं होगा, तो फिर वो ब्लड में ही रह जाएगा। इसलिए जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो ब्लड में बढ़ जा रहा है, ठीक है, यूटिलाइज नहीं होगा वो। समझ में आ रही है बात? तो आपको दूसरा तरीका से सोचना है। आपको सोचना है कि रिसेप्टर यहाँ मौजूद नहीं है। ये रिसेप्टर यहाँ मौजूद नहीं है तो ये अंदर तो आएगा ही नहीं ना, ये तो आएगा ही नहीं। ये कहाँ रहेगा? इधर ही रहेगा, ब्लड में इसका मात्रा बढ़ जाएगा और वही आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का कारण बन जाता है, ठीक है। अथीरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो हम लोग पढ़ते हैं, अथीरोस्क्लेरोसिस या आर्टरीज में जम जाता है तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये सब इम्प्लीकेशंस हैं। अगर मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन फॉल्टी है, उनमें अगर कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है, दैट मे लीड टू ओवरफ्लो ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड बिकॉज दे कैन नॉट बी टेकन इनसाइड, क्योंकि रिसेप्टर नहीं मौजूद, लीडिंग टू अथीरो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड वेरियस अदर कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। ठीक है, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है, अगर फॉल्टी फंक्शन कर रहा है तब क्या हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको जानना जरूरी था प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की चीजें आपकी किताब में दी नहीं गई हैं, तो ये आपको जरूरी था, प्लस फ्लूइडिटी एस्पेक्ट जो आप देखे थे वो आपको समझना जरूरी था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है स्लाइड, उसको देख लेते हैं। अ, अ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें दिख रही होंगी। बेसिकली हम लोग ये स्लाइड हम इसलिए दिखा रहे हैं कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो आप देखो, हमने कर्व ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस पे आपका मेल्टिंग टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे आप उसका प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज देखिए लो टेम्परेचर पे है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है,
तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसको हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर TM बोलते हैं, जो कि फेज ट्रांजिशन है, मतलब कि सॉलिड लाइक मटेरियल से अब वो फ्लूइड लाइक बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ इस पॉइंट के बाद से इस तरफ सॉलिड लाइक बिहेवियर था और इस तरफ फ्लूइड लाइक बिहेवियर था। तो दिस इज द मेल्टिंग टेम्परेचर TM व्हिच इज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन। फेज का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड हो जाना, ठीक है। फेज का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो फेज चेंज का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो यहाँ पे आप देखिए चेंज हो रहा है किसमें, सॉलिड लाइक स्टेट से लिक्विड लाइक स्टेट। तो ये मेल्टिंग टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ये फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली वो समझिए। फ्लूइडिटी मींस ease with which lipids will move in the plane of the bilayer of the cell membrane, ठीक है। So it has to be regulated because many biological processes like membrane transport and some enzymatic activities cease, मतलब रुक जाएगा जब बाइफ्लेयर फ्लूइडिटी इज रिड्यूस्ड हो। समझ में आई बात? ये सब सारा फंक्शंस हम लोग अभी जस्ट देखें। तो अगर मान लीजिए फ्लूइडिटी कम हो गया, बहुत कम हो गया, तो क्या होगा, ये सब ट्रांसपोर्ट और ये सब एक्टिविटी नहीं होगी। अभी फ्लूइडिटी डिपेंड किस पे करता है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है, वो हम लोग देखे थे कोलेस्ट्रॉल बीच में, फिर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अ सिंथेटिक बाइलेयर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड अंडरगोज अ फेज ट्रांजिशन। मतलब आप यहाँ डायग्राम में आप देखिए सॉलिड लाइक स्टेट से वो फ्लूइड लाइक स्टेट में हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। उस टेम्परेचर को हम लोग TM या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो लो, अगर टेम्परेचर लो रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, लिपिड्स विद इन द बाइलेयर दे आर वेल पैक्ड इनटू क्रिस्टल लाइक अरेंज, और वो सॉलिड लाइक बिहेव करेगा क्योंकि वो लिपिड्स मोबाइल नहीं है, मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब मूव नहीं करेगा तो बहुत सारे इंटरैक्शंस होंगे जो कि स्टेबलाइज करेंगे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये जो स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन है वो क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो कमजोर हो जाएंगे तो लिपिड क्या होगा, इट विल बी इन अ लेस ऑर्डर्ड स्टेट। लेस ऑर्डर्ड स्टेट का मतलब लिक्विड लाइक स्टेट, ठीक है। तो फ्लूइडिटी का हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। So lipids with longer fatty acid chains have more interactions between the hydrophobic fatty acid tails, which are predominantly van der Waals interactions. So this stabilizes the crystal-like state and therefore increases the melting temperature and makes the membrane less fluid. तो कहने का मतलब अगर जिस लिपिड में जितना ज्यादा फैटी एसिड चेन होगा बड़ा, उसकी फ्लूइडिटी उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लॉन्गर FA fatty acid chains imply higher TM। तो TM को हम ऊपर दिखाएं, ठीक है। दिस मीन्स फ्लूइडिटी जो होगी वो घट जाएगी। ये रिलेशन है, ठीक है। बस यही चीज आपको ज्यादा फैटी एसिड चेन रहेगा वो उतना कम फ्लूइड होगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही पॉइंट आपको एक समझाना था यहाँ पे कि किस तरीके से मेल्टिंग टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ये चीज समझ में आया आपको? हेलो Yes. हेलो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर इसमें से कोई टॉपिक आपको समझ में ना आया हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और होपफुली जो भी हम आपको बता रहे होंगे वो आप लिख रहे होंगे कम से कम, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा स्लाइड्स हैं। आप आसानी से इसको, जब तक हम समझा रहे हैं तब तक आप कलम चला सकते हैं। कलम चलाते रहना जरूरी है, उससे आपको याद होगा चीज, ठीक है। समझ में आई बात? Yes, sir. कोई सवाल है? नहीं है? No, sir. हेलो, ओके देन, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir.